सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग जो है ये चैप्टर 5 और 6 में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, हम ये जानेंगे इसमें कि मनी कैसे शुरू हुआ, मनी की शुरुआत क्यों हुई, और जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन की प्रोसेस। ठीक है ना, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी बैंकिंग से रिलेटेड वो सब भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मनी है उसका आइडिया ऑफ मनी कैसे आया। ठीक है ना, मनी कैसे आता है। पहले तो मनी हुआ नहीं करता था, सबसे पहले चला करता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम हम सबको पता है। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जब कमोडिटी से कमोडिटी को हम एक्सचेंज किया करते थे, यानी कि जब हमको अपनी नीड्स फुलफिल करनी होती थी तो हम क्या करते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज किया करते थे। ठीक है, फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। जो बार्टर सिस्टम था इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी जिसकी वजह से उन प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए क्या करना पड़ा, मनी का राइज हुआ। मनी जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ। मनी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, बार्टर सिस्टम में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मनी को बनाना पड़ा हमें। ठीक है ना, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी जो है, यानी कि जो बार्टर सिस्टम है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे तो वो हम देख लेते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब जब टू पार्टीज गुड्स को एक्सचेंज करती थी तो उनके पास, दोनों के पास वही गुड्स होने चाहिए जो दोनों को चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे अगर वीट चाहिए, वीट, और अगर सामने वाले पर्सन को राइस चाहिए तो उसके पास वीट होना चाहिए, मेरे पास राइस होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, गुड्स को एक्सचेंज कर पाएंगे। यानी दोनों पार्टीज के पास बहुत कम ऐसा हो पाता था कि दोनों के पास वही गुड्स हो जो उन्हें चाहिए। ठीक है ना, तो कोइंसिडेंस ही होता था कि दोनों के वांट्स फुलफिल हो पाएंगे, तो एक्सचेंज होना बहुत मुश्किल होता था। यानी कि हमें ढूंढना पड़ता था, उसकी एक सर्च ऑफ कॉस्ट होती थी। ठीक है ना, हम सामान ढूंढने जाएंगे, पता करेंगे कि किसके पास वो सामान है जो हमें मिल जाए और हमारे पास जो सामान है हम उसे दे दें। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता था, काफी टाइम वेस्ट होता था और इसमें कॉस्ट भी काफी लग जाती थी। सेकंड जो इसमें ड्रॉबैक था वो था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब किसी भी कमोडिटी की एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी। ठीक है ना, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी मतलब जैसे कोई कमोडिटी है, उसके बदले हम कोई दूसरी कमोडिटी दे रहे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम हो जाएगी। जैसे अगर सपोज करो मुझे वाटर चाहिए और सामने वाले पर्सन को मान लो कोई डायमंड चाहिए, कोई डायमंड या कोई प्रीशियस स्टोन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई गुड्स एक्सचेंज करेंगे तो वो दोनों गुड्स जो होंगे उनकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, इक्वल मानी जाएगी। तो इसमें किसी भी चीज की जो वैल्यू थी वो कोई पर्टिकुलर, उसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई उसकी वैल्यू नहीं थी जिसको हम मेजर कर सके। ठीक है, तो सबकी वैल्यू जो होती थी कॉमन हो जाती थी। ठीक है, फिर डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, यानी कि फ्यूचर में, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है ना, यानी कि हम फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स उस टाइम पे नहीं कर पाते थे। यानी कि अगर हम, जैसे आज के टाइम पे हमारे पास मनी अवेलेबल है तो हम अभी क्या कर सकते हैं, गुड्स खरीद सकते हैं और फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये सब पॉसिबल नहीं था। फिर आता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, हम मनी को स्टोर करके रखेंगे तो उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि जो हम सेविंग्स करते हैं उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती। लेकिन पहले के टाइम पे अगर हम कोई ऐसे गुड्स थे जिनको हम स्टोर करके रखेंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती थी, डिग्रेड हो जाती थी, या उसकी क्वालिटी जो थी वो इंफीरियर हो जाती थी। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है कि पेरिशेबल गुड्स हो या ऐसे गुड्स हो जो सेमी पेरिशेबल हो, जो ज्यादा टाइम नहीं चल पाते हो। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में हम गुड्स को स्टोर करके भी लंबे टाइम तक नहीं रख सकते थे। फिर आता है डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जैसे आज के टाइम पे हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर हमें किसी को कोई कुछ मनी पहुंचाना है तो मनी तो था ही नहीं उस टाइम पे, हम गुड्स पहुंचाते तो गुड्स को पहुंचाने में काफी टाइम लगता है और डिफिकल्टी भी होती है। लेकिन मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम कहीं से भी कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं आज। ठीक है, तो यही सब ड्रॉबैक्स थे कुछ बार्टर सिस्टम में जिसकी वजह से क्या हुआ, राइज ऑफ मनी हुआ। क्लियर, इसके बाद हम आते हैं मनी। अब ये मनी है क्या चीज, ठीक है,
मनी क्या चीज है? मनी को अगर डिफाइन करना हो तो मनी को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका मीनिंग हम क्या लिखेंगे? अगर कोई हमसे पूछेगा व्हाट इज मनी, तो मनी को एक्सप्लेन कैसे करना है? मनी इज एनीथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज, जिससे हम किसी भी गुड्स का क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और वो कॉमनली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है? मतलब उसका यूज मैं यहाँ पे करूं या कहीं और जाके करूं किसी दूसरी प्लेस पे, तो वहां पे भी क्या हो, वो चीज एक्सेप्टेबल हो, ठीक है? जैसे कि कैश यानी करेंसी की बात कर रहे हैं हम, जो करेंसी के जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, या फिर इसके अलावा हम बात कर सकते हैं चेक जो होता है, चेक्स जो होते हैं, जो बैंक के हमारे चेक्स होते हैं, चेक्स, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं एट एनी प्लेस जब हम कोई गुड्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है? इसके बाद मनी इज एन instrument that serves as a medium of exchange, store of value, a measure of value and a standard of deferred payment। यानी मनी को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो मनी को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे उससे ही हम क्या कर सकते हैं, उसका मीनिंग बना सकते हैं। कैसे मीनिंग बना सकते हैं? मनी क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया जा सकता है। दूसरा, उसकी कोई स्टोर ऑफ वैल्यू होगी। थर्ड, अ मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हम पे करेंगे, ठीक है ना? सारे गुड्स की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, क्लियर? फिर इसके बाद हम आते हैं व्हाई आरबीआई क्लासिफाइज मनी, ठीक है ना? अभी इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं मनी का। मनी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया गया है, ये समझना है हमें। क्यों जरूरी है कि आरबीआई ने मनी को क्लासिफाई किया हो, ठीक है ना? तो आरबीआई जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इकोनॉमी में जितना भी मनी है उसको क्या करे, कंट्रोल करे। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास है, ठीक है? तो आरबीआई जो होता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि यानी लोगों के पास मनी की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, मनी की अवेलेबिलिटी लोगों के पास कम हो, ठीक है? तो ये क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, यानी कि अगर बैंक्स ज्यादा लोन दे देंगे, लोगों के पास ज्यादा मनी अवेलेबल होगा, तो लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, यानी इकोनॉमी में डिमांड काफी बढ़ जाएगी। और उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जो प्राइसेस होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होंगे वो क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन राइज हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो उससे डिफ्लेशन होने का चांस रहता है। तो दोनों कंडीशंस को, दोनों सिचुएशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की। तो आरबीआई ने क्या किया है, मनी को क्लासिफाई किया है जिससे वो उसको इजीली कंट्रोल कर सके, ठीक है? तो इसके बाद हम चलेंगे कि आरबीआई जो है वो कैसे, उसने मनी को किस तरह से क्लासिफाई किया है, मनी सप्लाई को। सबसे पहले तो मनी सप्लाई होता क्या है, ठीक है? मनी सप्लाई क्या है? जितनी भी क्वांटिटी में मनी कंट्री के लोगों के पास अवेलेबल है, यानी कि जितने भी हाउस होल्ड्स जो रहते हैं, जितने भी लोग जो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, वो सभी लोग जो कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उनके पास जितना भी मनी, कैश, करेंसी, जो भी कुछ उनके पास अवेलेबल है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है? तो इसको डिफाइन कैसे करना है? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी, मनी में सारे टाइप्स ले लेंगे। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम इसको ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं करते, इसको हम मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जैसे किसी डेट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है? फिर सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, यानी कि हाउस होल्ड्स ही डिमांड करते हैं, या जो लोग घरों में रहते हैं, फर्म्स हैं, सभी जितनी कंपनीज हैं, वो सभी लोग जो घरों में रहते हैं, जो अपना कोई सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, यानी पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी अवेलेबल होगी वो क्या कहलाएगी, मनी सप्लाई कहलाएगी, ठीक है? तो मनी ऑफ प्रोड्यूसर इज नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई, मनी सप्लाई, ठीक है? तो मनी सप्लाई में प्रोड्यूसर का मनी इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है उसने जो मनी प्रोड्यूस किया है वो सर्कुलेशन में नहीं है, ठीक है? जो मनी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है और वो पब्लिक के पास नहीं गया है, तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में वो मनी अभी तक आया नहीं है, यानी कि
हाउसहोल्ड टू फर्म, फर्म टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू हाउसहोल्ड और टू फॉरेन सेक्टर। जो 4 सेक्टर्स है उसमें जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ा है उसमें मनी नहीं आया है तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स कौन कौन माने जाते हैं मनी के? सबसे पहले प्रोड्यूसर किसको माना गया है? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो गवर्नमेंट क्या करती है? नोट्स को प्रिंट करती है। या जो बैंकिंग सिस्टम है, जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जो खुद का पैसा है। सेकंड कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास भी जो उनका खुद का पैसा होगा, यानी कि जो पब्लिक का पैसा नहीं है, सिर्फ किसका पैसा है? गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का या कमर्शियल बैंक्स का। तो जो उनका खुद का पैसा होगा प्रोड्यूसर्स का, वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मनी सप्लाई में फिर वो कौन सा मनी है जो इंक्लूड होगा, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। सबसे पहले आता है M1। सबसे पहले क्या आता है? M1, जिसमें अपन पढ़ते हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, C डिमांड डिपॉजिट्स, एंड थर्ड इज अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। ठीक है ना, तो M1 जो है वो किसके बराबर है? 3 चीजों से मिलकर बना है, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, तो उसमें C का क्या मतलब है? C का मतलब है इट रेफर्स टू द करेंसी, इट रेफर्स टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज द पेपर नोट्स। इसमें हमें ध्यान देना है जितना भी करेंसी एंड कॉइन्स यानी कैश में जितना हमारे पास अवेलेबल होता है मनी, वो मनी करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक कहलाता है। यानी कि हम लोगों ने जो अपना बैंक में सेविंग अकाउंट में जितना पैसा हमने जमा किया हुआ है, हम सबका एक सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, हम सब बैंक में क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हैं, तो वो हम बैंक में जमा करते हैं, तो वो पैसा जो होता है वो कहलाएगा अपना करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक। सेकंड आता है डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? वो मनी जो हमारा चेक के फॉर्म में होता है, जब हम किसी को कोई चेक पे करते हैं तो वो भी एक टाइप ऑफ मनी है जिससे हम कोई पेमेंट करते हैं। तो चेक जो होता है, तो जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं which can be withdrawn or transferred on demand। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे? डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि चेक के थ्रू जो हम पैसा दे रहे हैं ये क्या कहलाएगा? डिमांड डिपॉजिट्स। फिर इसके बाद आता है अदर डिपॉजिट्स, जो होते हैं अदर डिपॉजिट्स ऑफ द RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पैसा होता है जो अदर डिपॉजिट्स कहलाता है उसका, तो वो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। जैसे इंडिया के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो होगा, नाबार्ड का जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा होगा, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जिसका कोई पैसा किसके पास जमा होगा? सेंट्रल बैंक के पास जमा होगा, तो वो पैसा भी क्या कहलाएगा हमारा? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है, उसमें और क्या चीज आ जाएगी? डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स। बहुत सारी फॉरेन कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमको कोई पेमेंट करती हैं, या फॉरेन कंट्री के कोई जो बैंक्स हैं उनके सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनकी गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब हमें कोई पेमेंट करते हैं, जैसे इंडिया और मान लेते हैं यूएस, इंडिया और यूएस के बीच में क्या हुआ? कोई ट्रेड होता है, इंडिया और यूएस की गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, कोई ट्रेड होता है, जिससे क्या होता है? यूएस की गवर्नमेंट इंडिया को कोई पेमेंट करती है, तो वो जो पेमेंट करेगी तो वो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट उसको रिसीव नहीं करेगी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारा जो सेंट्रल बैंक होगा यानी RBI जो होगा वो उसको रिसीव करेगा। तो वो पैसा जो आएगा RBI के पास वो किस कैटेगरी में आएगा? अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। थर्ड चीज जो आ जाती है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल जो बैंक हैं, उनका जो पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और अ लोन, वो पैसा जो आएगा हमारी गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन रिसीव करेगा? सेंट्रल बैंक यानी कि RBI। तो ये भी किसमें आ जाएगा? अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। क्लियर? फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे M2। ठीक है, जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ मनी था M1 जिसमें 3 चीजें आई थी, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, सेकंड अदर डिपॉजिट्स विद डिमांड डिपॉजिट्स, थर्ड आया था अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड टाइप ऑफ मनी जो है वो कौन सा है? M2।
तो M2 में क्या क्या आता है, M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अब हम सबको पता होगा कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पे भी लोग अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि लोग वहां पे भी सेविंग्स कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जितने लोगों ने सेविंग्स की है तो उनका कैश, उनकी करेंसी कहां पर जमा है, पोस्ट ऑफिस में जमा है। तो पोस्ट ऑफिस में जितना मनी जमा है इन दी सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जो है उसमें जो पैसा जमा है वो प्लस M1 को हम उसमें प्लस कर देते हैं, तो सेकंड कैटेगरी जो बनती है वो बनती है M2 जो है इसको थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट माना गया है, क्योंकि इसमें M1 के साथ साथ क्या इंक्लूड किया जाता है, सेविंग्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। तो सेविंग्स ऑफ द पीपल ऑफ द विद द पोस्ट ऑफिस को भी इंक्लूड हम कर लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, M2 इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। तो ये M1 से थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है M3 में क्या होता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, यानी कि हम सबको पता है कि हम लोग कोई ना कोई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बनाते हैं अपना, जिसमें हम कुछ एफडी वगैरह का पैसा जो होता है वो जमा करते हैं, यानी कि फॉर अ लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, हम कुछ मनी अपना डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक्स में, तो वो मनी जो कहलाता है वो हमारी एफडी कहलाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसको हम नेट टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट की बात हो रही है, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। तो M1 में, यानी कि इसके पहले जो हमने तीन चीजें पढ़ी थी, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, इन तीनों के साथ अगर हम क्या करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों से मिलके क्या बनता है, M3 का कंसेप्ट बनता है। M3 इज मोर ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ द मनी सप्लाई कंपेयर्ड टू द M1 के कंपैरिजन में M3 भी क्या है, थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें एक और चीज इंक्लूड हो जाती है, कौन सी, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसमें इट आल्सो इंक्लूड्स द नेट टाइम डिपॉजिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट, क्लियर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है M4 में क्या होता है, M3 यानी कि M1 की तीन चीजें जो हमने बात की थी, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, ये भी हो गया इसमें। और उसके साथ जब हम टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस ले लेते हैं, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस ले लिया, मतलब हमने यहाँ क्या किया, जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट जो था उसमें जो पैसा जमा था उसको तो ले ही लिया, लेकिन उसके अलावा भी और अगर कोई पैसा जमा था तो उसको भी हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं M4, जो ब्रॉडेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है, ब्रॉडेस्ट कैटेगरी, क्योंकि इसमें जितने भी मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं। कोई भी ऐसा एस्पेक्ट या कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल भी यहाँ छूटता नहीं है। जितने टाइप ऑफ मनी पब्लिक के पास है वो सब यहाँ M4 में कवर हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, विच इज द मोस्ट लिक्विड मनी, सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड मनी कौन सा है, यानी कि जो ऐसा कौन सा मनी है जो सबसे ज्यादा फ्लो में रहता है, सर्कुलर फ्लो में सबसे ज्यादा मनी कौन सा रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है M1 जो रहता है वो क्या रहता है, मोस्ट लिक्विड मनी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें अपन को एक चीज और दिख रही है कि जो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस लिया है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसमें हमने एक चीज को हटा दिया है, अदर देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या है, बेसिकली पोस्ट ऑफिस के पास जो मनी होता है गवर्नमेंट उसको क्या करती है, कभी कभी एज अ लोन ले लेती है। तो जब गवर्नमेंट कोई लोन लेती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू पब्लिक से जब लोन लेती है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट उसको किसके थ्रू लेती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नाम के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है और उसके बदले लेती है। यानी कि ये सेविंग स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक फिक्स अमाउंट में कोई इंटरेस्ट जो सेवर्स होते हैं उनको देती है, ठीक है ना, या जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स का जो कंसेप्ट है, कमर्शियल बैंक्स हम सबको पता है कौन कौन से होते हैं, वो सारे बैंक्स जहां पे पब्लिक अपना डिपॉजिट कर सकती है, यानी कि हम लोग जो अपनी सेविंग्स करते हैं, हमारी इनकम होती है, पब्लिक की जो भी इनकम होती है वो अपना जो भी इनकम का पार्ट सेव करते हैं, वो कहां करते हैं, बैंक में। कौन से बैंक में, कमर्शियल बैंक्स में। तो कमर्शियल बैंक जो है इसके कुछ फंक्शंस हैं जिसके बेस पे हम समझेंगे कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। तो कमर्शियल बैंक के जो बेसिक फंक्शन है वो सबसे पहला फंक्शन है
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कौन सा है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि जो पब्लिक है वो अपनी सेविंग्स को क्या कर सकती है? डिपॉजिट कर सकती है बैंक में, और बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा, उनके मनी को सेव करके रखेगा अपने पास, ठीक है। सेकंड इज एडवांसिंग लोन, यानी कि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास काफी मनी आता है, तो और कुछ ऐसे नीडी पीपल हैं, जैसे कोई फर्म है, जैसे कोई हाउस होल्ड है जिसको मनी की जरूरत है, तो वो बैंक से लोन ले सकता है। तो बैंक जो होता है वो लोन भी प्रोवाइड करता है। एंड द थर्ड थिंग इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल बैंक जो होते हैं दे आर नॉट ओनली फॉर द वेलफेयर मोटिव, दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर मोटिव, दे आर आल्सो दे हैव आल्सो अ फंक्शन ऑफ जनरेटिंग द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वो कहां से जनरेट करते हैं? या तो वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, या फिर दूसरी चीज क्या है? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट पे उनको क्या मिलता है? कोई डिविडेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स में कर दिया तो उसमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से उनको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो उनका एक तरह का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके बाद इन तीनों बेसिक फंक्शंस के बेस पे हम क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक्स का जो मीनिंग है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, पहला फंक्शन हो गया। ग्रांट्स देम लोन, यानी कि ये दूसरा फंक्शन हो गया। एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि ये थर्ड फंक्शन हो गया। तो तीनों बेसिक फंक्शन जो हैं अगर हमें याद है तो हम इसका मीनिंग बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज ये आती है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं दे आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक सवाल ये भी आता है कि व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स एंड व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो हमको एक्सप्लेन करने के लिए बस इतना बताना है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनमें तीनों फंक्शंस होते हैं जो अभी हमने पढ़े। कौन कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन और थर्ड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। जबकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इसमें सिर्फ दो ही फंक्शंस होते हैं, एडवांसिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, जबकि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इनमें नहीं होता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये बेसिकली बैंक में कन्वर्ट कब होते हैं? जब ये पब्लिक की सेविंग्स को भी क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मनी क्रिएशन प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूजुअली आता ही है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। मनी क्रिएशन का एक जनरल हम समझ लेते हैं कि मतलब क्या है इसका। जैसे आपने डिपॉजिट किया 500 रुपीज इनटू योर सेविंग अकाउंट। आपने क्या किया? 500 रुपए बैंक में अपने जाकर के सेविंग अकाउंट में जमा किए। तो ये जो 500 रुपीज हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। या तो ये 1000 रुपीज बन जाएंगे या फिर ये 500 रुपीज 5000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे? इसी की प्रोसेस जो हम इसको समझेंगे तो इसी को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन, यानी कि मनी कैसे क्रिएट होता है, मनी कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो मनी मल्टीप्लाइंग प्रोसेस भी हम इसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें आते हैं इसकी प्रोसेस का। तो सबसे पहले इसका मीनिंग कैसे लिखेंगे हम, क्या बताएंगे? मीनिंग क्या होता है? मनी क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल बाय यूजिंग द लीगल रिजर्व्स, ठीक है। यानी कि इसमें अब एक लीगल रिजर्व्स, एक नया कंसेप्ट आएगा। लीगल रिजर्व्स को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे उसका बेसिक समझेंगे कि लीगल रिजर्व्स जो है वो होते क्या है और उसका यूज करते हुए कैसे कमर्शियल बैंक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? मनी को, ठीक है। तो इसको हम आगे समझने वाले हैं। एजम्पशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। किसी भी थ्योरी को जब हमें समझना होता है, खासकर इकोनॉमिक्स की कोई भी हमें थ्योरी समझनी होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसके एजम्पशंस क्या है। अगर हम एजम्पशंस को नहीं मानेंगे तो हम थ्योरी को नहीं समझ सकते। तो सारी थ्योरीज जो होती हैं बेसिकली एजम्पशन बेस पे रहती हैं। यहाँ पे भी जो हमारी थ्योरी है मनी क्रिएशन की, बेसिकली एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको इजीली हम समझ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस इसको मान के चलना है और कुछ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कोई भी जो एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होता है उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही वो हम थ्योरी को आगे समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है इसको कैसे समझना है, हमें एजम्पशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बेस पे समझना है। सबसे पहले इसमें दो एजम्पशंस दिए हैं और दो ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ठीक है ना। तो एजम्पशंस क्या क्या है?
सबसे पहला assumption क्या है? The entire commercial banking system is one unit termed as bank, ठीक है? यानी कि जितनी भी कमर्शियल बैंक की जो पूरा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि जितने भी बैंक्स है कमर्शियल बैंक्स, चाहे पंजाब नेशनल बैंक ले लो, चाहे कॉर्पोरेशन बैंक ले लो, चाहे यूनियन बैंक ले लो, इनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये सारे बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये अलग अलग बैंक्स ना होकर के सिर्फ एक बैंक है, ये हमको पहले एज्यूम कर लेना है कि ये अलग अलग बैंक्स नहीं है, दे आर जस्ट वन यूनिट एंड नोन एज बैंक, ठीक है? दूसरी चीज जो आती है, जो हमको एज्यूम करनी है, all the receipts and payments are routed through the banks, that is all the payments are made through checks and all the receipts are deposited in the banks, ठीक है? अब हमको यहाँ पे क्या एज्यूम करना है कि जितना भी रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, यानी जितना भी पैसे का लेन देन होता है, जितना भी हम सामान खरीदते हैं, पैसा पे करते हैं, या हम सामान बेचते हैं, पैसा मिलता है, जितना भी पैसा हमारे पास आएगा या हमारे पास से जाएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमारे जितने भी होंगे वो बैंक के थ्रू होंगे, यानी कि सारा पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? चेक के थ्रू कर रहे हैं। हमें कोई पेमेंट मिल रहा है तो वो चेक के थ्रू मिल रहा है, यानी पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, हमारे पास कैश नहीं आ रहा है, ठीक है? तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है मनी, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है? ये हम मान के चलेंगे। क्या? एक तो सारे कमर्शियल बैंक्स वन यूनिट है, बैंक कहलाएंगे वो। दूसरा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो भी होंगे वो किसके थ्रू रूटेड होंगे? दे आर रूटेड थ्रू बैंक, यानी ट्रांसफर सारा बैंक टू बैंक हो रहा है, ठीक है? ऐसा एज्यूम करने से पता क्या चलता है? क्या पता चल रहा है ऐसा एज्यूम करने से? इट सेज टू एज्यूम दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर डन बाय अ यूनिट कॉल्ड बैंक एंड ऑल द मनी इज विद द कमर्शियल बैंक इटसेल्फ। यानी जब एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जाएगा, दूसरे अकाउंट से किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में जाएगा, तो पैसा बेसिकली है किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके अकाउंट में है। तो पैसा किधर है? बैंक के पास है। तो सारा पैसा किसके पास है? कमर्शियल बैंक्स के पास है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है? फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशंस। हम प्रैक्टिकल चीजों को जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर के ऑब्जर्वेशन क्या है वो हम समझेंगे। प्रूडेंट मैनेजर मतलब एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। All the depositors do not approach the bank for the withdrawal of money at the same time and also they do not withdraw the entire amount in one go। अब ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जितने भी बैंक मैनेजर्स हैं, ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि जो भी डिपॉजिटर होते हैं, जो पैसा जमा करने आते हैं लोग, वो कभी भी एक साथ बैंक को अप्रोच नहीं करते कि वो सबके सब एक साथ बैंक में चले जाएं और पैसा निकाल लें। और अगर कभी ज्यादा लोग आ भी जाते हैं तो वो पूरा पैसा कभी नहीं निकालते, यानी उनके अकाउंट में जितना पैसा जमा है उसमें से थोड़ा सा पैसा निकालेंगे, पूरा पैसा कभी भी विड्रॉ डिपॉजिटर्स नहीं करते, ठीक है? यानी हम भी बैंक में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम पूरा पैसा विड्रॉ थोड़ी करते हैं, कुछ उसमें सेविंग्स तब भी रखते हैं। तो यही क्या है? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। यही ऑब्जर्वेशन हमारा प्रूडेंट मैनेजर का है कि सारे डिपॉजिटर्स पूरा पैसा विड्रॉ नहीं करते। फिर देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक, यानी कि न्यू डिपॉजिटर्स आते रहते हैं बैंक के पास, कुछ नए लोग आते रहते हैं जो क्या करते हैं? अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करते रहते हैं। तो दोनों ऑब्जर्वेशन से पता क्या चल रहा है? पता ये चल रहा है कि देयर आर ऑलवेज रिजर्व्स विद द कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक के पास हमेशा कुछ ना कुछ मनी अवेलेबल होता है, ठीक है? फिर इसके बाद अब हम इसको एक टेबल से समझेंगे, इसमें क्या क्या बताया गया है इसको अच्छे से समझते हैं। ये टेबल में हम मान लेते हैं कि डिफरेंट राउंड्स हैं। इनिशियल डिपॉजिट होता है, राउंड 1, राउंड 2, तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। उन असम्पशन के बेस पे हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे। सपोज करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स, सारे कमर्शियल बैंक्स के पास 10,000 करोड़ का डिपॉजिट आता है, ठीक है? कितना आता है? 10,000 करोड़ का डिपॉजिट आता है। अब ये 10,000 करोड़ का जो डिपॉजिट आया है, कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक्स के लिए एक जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है कि वो जितना भी डिपॉजिट आए उसमें से पूरा अमाउंट को वो लोन नहीं दे सकते, उन्हें कुछ ना कुछ उसमें से रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिपॉजिटर आ गए विड्रॉ करने तो हम पैसा कहां से देंगे? जो कमर्शियल बैंक्स है वो पैसा डिपॉजिटर को वापस कैसे देंगे? तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? उसके लिए एक रिजर्व मेंटेन करते हैं जिसको अपन कैश रिजर्व बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है?
तो मान लेते हैं कि जो कैश रिजर्व रेशो है वो डिपॉजिट का कितना है 10% है। मतलब यह है कि अगर कमर्शियल बैंक्स के पास 10,000 रुपीज आएंगे तो उसमें से विड्रॉ करने वाले लोग कितने होंगे, 10% उसमें से अमाउंट क्या होगा, विड्रॉ होगा। ऐसा मान लेते हैं, ये असम्पशन बेस्ड है। वैसे इसके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो, इसकी जो गाइडलाइन होती है वो कौन देता है, आरबीआई देता है। ठीक है, तो 10,000 मान लेते हैं कि डिपॉजिट आया, 10,000 डिपॉजिट्स में से 10% क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व में रख दिया जाएगा। ठीक है ना, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो विड्रॉ करने आए तो विड्रॉ कर लें। कैसे विड्रॉ करेंगे, एटीएम से, यानी कि ये वो पैसा है जो एटीएम के थ्रू हम निकालते हैं। क्लियर। इसके बाद कमर्शियल बैंक जो है, बचे हुए अमाउंट, कितना अमाउंट बचा, 9,000 रुपीज। कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, 9,000 रुपीज को क्या करेंगे, लोन दे देंगे, ऐसा लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो जब ये लोन प्रोवाइड करेंगे तो हमको assumption याद करना चाहिए, ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाएगा, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जाएगा, पर पैसा किसके पास रहेगा, कमर्शियल बैंक के पास रहेगा। ठीक है, तो जब 9,000 का लोन पब्लिक को दिया जाएगा तो लोन लेकर के जब पब्लिक जो होगी वो कुछ खरीदेगी, कुछ सामान के लिए स्पेंड करेगी, तो वो पैसा क्या होगा, वापस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा, पर रहेगा किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। तो ये पैसा 9,000 जो लोन दिया है ये वापस क्या होगा, कमर्शियल बैंक में वापस आ जाएगा। ठीक है, ये 9,000 रुपीज जो कमर्शियल बैंक में वापस आ गए, ये वापस क्या होगा, कमर्शियल बैंक इसको क्या करेगा, इसका 10% रिजर्व रख देगा और बाकी का लोन दे देगा, वापस से लोन देगा। सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कहां से होते हैं, दे आर ऑल रूटेड थ्रू बैंक। ठीक है ना, तो ये पैसा वापस क्या होगा, बैंक में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी। पर ये प्रोसेस कब तक चलेगी, ठीक है, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, इसको समझने के लिए हमें मनी मल्टीप्लायर की प्रोसेस को समझना होगा। ठीक है ना, अब इसमें अपन को ये देखना है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगी। तो इसका एक कंसेप्ट ये है, ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक इनिशियल डिपॉजिट और रिजर्व्स का टोटल बराबर ना आ जाए। ठीक है ना, मतलब लीगल रिजर्व जो है वो 10,000 अगर हो जाएंगे, जो कि इक्वल किसके है, इनिशियल डिपॉजिट के, तो ये प्रोसेस क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये स्टॉप होती है कि नहीं, इसको अपन आगे समझेंगे। अब ये इससे मनी क्रिएशन कैसे हो रहा है देखते हैं। शुरू में मनी कितना था, 10,000, उससे क्या किया, लोन प्रोवाइड किया, कितने का, 9,000 का, तो वो 9,000 और मनी क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर 9,000 में से 10% रिजर्व रख करके क्या किया, 8,100 रुपीज लोन दे दिए, तो ये भी क्या हो गया, मनी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करते करते टोटल मनी जो क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसको हम समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर यानी मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज 1 अपॉन LRR। LRR क्या है, रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने हैं, 0.10, तो 0.10, तो मनी मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0.10, दैट विल बी इक्वल टू 10, यानी कि जो भी हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे, टोटल डिपॉजिट्स, मनी क्रिएशन कितना हुआ, टोटल डिपॉजिट्स कहलाएगा, will be equal to initial deposit into money multiplier, यानी कि 10,000 जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था into 10, यानी कि जो मनी मल्टीप्लायर आया, तो कितना आ गया, 1 लाख। तो मनी कितना क्रिएट हो रहा है, 1 लाख रुपीस। कैसे क्रिएट हो रहा है, बैंक के पास पैसा आता है, बैंक उसको लोन दे देता है कुछ रिजर्व रख करके, फिर वो लोन जो रहता है वो वापस बैंक में आता है, तो उसमें से कुछ रिजर्व रख के वापस लोन दे देता है बैंक। तो वो 10,000 रुपीज जो है दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि ये प्रोसेस कब तक चलती रहती होगी। तो मैंने बताया कि 10,000 और 10,000 जब बराबर आ जाते हैं तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, अपन ने ये पढ़ा था कि भाई इन रियलिटी क्या होता है, दिस प्रोसेस नेवर स्टॉप्स एज इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रूडेंट मैनेजर दैट देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है, हमने एक अभी ऑब्जर्वेशन पढ़ा था कि जो बैंक होता है, ठीक है ना, देखो ये यहाँ पे ये हमने पढ़ा था, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक। हमारे पास बैंक में क्या होता है, लगातार डिपॉजिट आते रहते हैं, कमर्शियल बैंक के पास बार बार डिपॉजिट आता रहेगा, तो इनिशियल डिपॉजिट कभी भी सम ऑफ रिजर्व्स के बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, यानी कि रिजर्व्स जब तक इनिशियल डिपॉजिट के बराबर आएगा तब तक क्या होगा, तब तक न्यू डिपॉजिट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि ये और ये
रिजर्व्स का सम बराबर आएगा किसके, इनिशियल डिपॉजिट के, लेकिन न्यू डिपॉजिट्स आ गए, यहाँ पे न्यू डिपॉजिट्स आ गए, तो ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। तो ये माना जाता है कि ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होती, ये लगातार चलती रहती है। रियलिटी में ये प्रोसेस, मनी क्रिएशन की प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होती, ये चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसके आगे अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज आपने क्या क्या किया, पहले तो ये देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न टुडे। आज हमने देखा कि हमने मनी को पढ़ा। मनी क्या होता है, तो मनी क्या होता है एक बार रिपीट कर सकते हैं। मनी इज एनीथिंग which can be accepted as a medium of exchange, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा मनी सप्लाई, यानी द क्वांटिटी और द वॉल्यूम ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल दैट इज हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है, तो मेजर्स ऑफ मनी भी उसके बाद हमने पढ़ा। M1 में क्या क्या आता था, करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। M2 में क्या क्या आता था, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। फिर M3 में क्या क्या आता था, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। M4 में क्या क्या आता था, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, उसके बीच में हमने डिफरेंस को डिस्कस किया था। मनी क्रिएशन प्रोसेस को आज हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि आपको अगर इनिशियल डिपॉजिट दिया जाएगा 2500 और लीगल रिजर्व रेशियो जो है, यानी कि जो रिजर्व्स का परसेंटेज है वो है 0.25, 0 पॉइंट, जैसे पहले 0.10 था, अब अपन को दिया है रिजर्व 0.25। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जो टोटल डिपॉजिट्स हैं यानी कि मनी क्रिएशन कितने का हुआ। क्लियर। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द नैरोएस्ट मनी। नैरोएस्ट मनी कौन सा होता है, M1, सबसे छोटा मनी, बट सबसे लिक्विड मनी भी कहलाता है। तो वो कौन सा होता है, नैरोएस्ट मनी। ये जनरली 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। फिर आता है विच मनी इज कंसिडर्ड एज ब्रॉडेस्ट मनी। तो ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। ब्रॉडेस्ट मनी कौन सा है, हमने पढ़ लिया है, M4 होता है। फिर व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स सिर्फ मीनिंग पूछेंगे तो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। What is the difference between commercial bank and financial institution, तो वो भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। What is money, तो ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। What is money multiplier, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम उसी को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। when the value of LRR is divided by 1 divided by LRR, that is money multiplier। लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं जो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो बेसिकली 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। इसमें से जो जितना पार्ट हमने अभी बैंकिंग का पढ़ा है उसमें से काफी कम आता है 6 मार्क्स का। 4 मार्क्स तक का क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कौन कौन से थे, M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 मार्क्स में हमसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन, यानी जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी थी टेबल बना करके, वही प्रोसेस हमसे 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज के लिए इतना काफी है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।